Hi everyone, welcome to the Tub. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं JIB नवंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। टॉपिक है आज का हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो आई विल बी ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट पर्टिकुलर बेस फॉर यू ताकि आप आराम से उसको पढ़ सकें। अगर आप इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक गिवन है, आप वहां से ये पर्टिकुलर एरिया पढ़ सकते हैं। मतलब इसका मैंने ना पूरा जो थ्योरेटिकली करवाया हुआ है वो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, और अगर आप इसके ना पीडीएफ्स ढूंढ रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है। नंबर वन, आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ना सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। चाहे अपना एएफएम हो, चाहे अपना सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है अपने पास पीपीबी, थर्ड इज योर आईई एंड आईएफएस, और लास्ट इज योर आरबीडब्ल्यूएम। तो ये सारे के सारे पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो आप आराम से इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं वहां से। सेकेंडली, एक तो आपका ये होगा, उसके अलावा ना इसके अंदर आपको 1200 एमसीक्यूज हम फ्री में भी दे रहे हैं। और थर्डली, इसके साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिल रही है। तो ये पूरी बुकलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट इट वट एवर यू फील लाइक, ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो। सो प्लीज गो एड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। चलिए, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर एवरीवन। यहाँ पर आ जाता है, which of the following statements is true about a high yield junk bonds। एक ऐसे bonds जिनमें ना आप कह सकते हो high yield is basically इनमें अच्छा खासा पैसा आपको फ्यूचर में आ सकता है। बट प्रॉब्लम वही है ना, हाई यील्ड यानी अगर आपके पास रिस्क रिटर्न ज्यादा होगी तो रिस्क भी ज्यादा होगा। दैट मेक्स देम द जंक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हाई होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स। देन दे कैरी लो रिस्क देन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें हायर रिस्क होता है। दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और यू कैन से दे कैरी हायर डिफॉल्ट रिस्क ऑन ऑफर हायर रिटर्न्स। दैट इज द पॉइंट ना, जिसमें आपका रिस्क ज्यादा होता है उसमें आपकी रिटर्न भी ज्यादा होती है। देन क्वेश्चन नंबर टू कहता है, विद रेफरेंस टू द कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग। दे गिव बॉन्ड होल्डर्स द राइट टू कन्वर्ट बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। आफ्टर कन्वर्शन द बॉन्ड होल्डर सीजेस टू रिसीव इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप बॉन्ड्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जो पर्टिकुलर पर्सन कभी ऑर्गेनाइजेशन का लेंडर रहा है, जिसने हमें लोन दी है, वो कल को ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप का भी एक हिस्सा बन जाता है, इक्विटी का हिस्सा बन जाता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं होते, वो कहते हैं कि चलो आप क्या चेंज करना चाहोगे। ऑप्शन किसकी है? हमारे बॉन्ड होल्डर की है। कंपल्सरी नहीं होते। पहले कंपल्सरी होते थे एक टाइम पर ये डिबेंचर्स वगैरह जो कन्वर्टेबल होते थे, और वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल होते थे। लेकिन विद टाइम ये चीज बंद हो गई और अब ये ऑप्शनल है। आपके इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑलवेज हैव टू बी रिडीम्ड बिफोर मेच्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये उससे पहले होने चाहिए। तो हमारे पास यहीं से मिल गया कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, विच आर करेक्ट। नंबर वन एंड नंबर टू आर करेक्ट, तो द आंसर इज एक्चुअली ए। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर। देन ड्यूरिंग लिक्विडेशन एन इन्वेस्टर होल्डिंग सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स सीक रीपेमेंट बिफोर सीनियर डेट होल्डर्स। बेसिकली सबॉर्डिनेटेड वाले वो होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है प्रायोरिटी हमको मत दो, अगर दूसरे डेट से पहले उनको रीपेमेंट करना, फिर हमारी रीपेमेंट कर देना। Examine the following statements. Subordinated bonds are paid only after all senior obligations are met. ये कह सकते हैं कि ये जूनियर बनने को तैयार होते हैं। Due to higher repayment risk, they offer a relatively higher yield. क्योंकि इनका रिस्क ज्यादा होता है, then you will find इनकी yield ज्यादा होती है। और यहाँ पर लास्ट इज दे आर रेफर टू एज सीनियर सिक्योर्ड डेट। अगर ये सीनियर होते तो फिर इनका नाम सीनियर होना चाहिए था rather than द सबॉर्डिनेटेड। तो इससे क्या पता चलता है, ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली गलत है। इसके अंदर सही सिर्फ ये दोनों है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है ना, क्योंकि पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पहले तो सीनियर्स सारे ऑब्लिगेशंस खत्म होंगे, फिर इनकी बारी आएगी। तो उसके हिसाब से द आंसर इज ए, दैट इज ए। एक बॉन्ड दिया हुआ है, उसकी पार वैल्यू दी हुई है 1000, उस पर कूपन रेट दिया हुआ है 12% का। एंड वो कह रहे हैं कि हैज द रिक्वायर्ड, अच्छा, अगर कूपन रेट दिया हुआ है आपका 12 का, ठीक है, एंड मेच्योरिटी पीरियड आपकी 3 इयर्स की है, तो इसका मतलब आज जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1000 रुपीज की है, फ्यूचर में जो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है जी, फर्स्ट ईयर में मुझे आएगा 12% ऑन 1000,
यानी फर्स्ट ईयर का 120, सेकेंड ईयर का भी 120 और थर्ड ईयर का भी 120। एक तो आपको लगातार इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ होगा, थर्ड ईयर में बॉन्ड की रीपेमेंट भी तो हुई होगी ना, ये थोड़ी कि आपका बॉन्ड की रीपेमेंट नहीं होती। तो थर्ड ईयर में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस आएंगे, ये क्लियर है। पहले आपको आएगा तीनों सालों का इंटरेस्ट और साथ में आपको आएगा प्रिंसिपल भी वापस। नाउ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज 10%। मतलब जो हम चाहते थे वो रेट ऑफ रिटर्न जो थी वो 10% की है। अब ये चीज हम लोग ना अब क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं हम डिस्काउंटिंग के लिए। डिस्काउंटिंग मैंने पीछे आपको करवाया हुआ है, बट आई एम स्टिल स्टेटिंग इट अगेन। डिस्काउंटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि ना जब आप कंपाउंड करते हो तो आप क्या करते हो, हर साल जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी इंटरेस्ट आगे लग लग के अगले सालों में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारी फ्यूचर वैल्यू मिलती है। अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और वो कह रहे हैं फ्यूचर से ना प्रेजेंट पर वापस आओ। तो आप प्रेजेंट पर वापस कैसे आते हो, जो चीज आपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई की है वो आप उससे डिवाइड कर दो फ्यूचर वैल्यू से। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वहां जाकर ही डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। यानी हम लोगों को हर एक टर्म, जैसे फर्स्ट ईयर की जो है आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको भी आपको 1 + 10% की वैल्यू से डिवाइड करना है। जितने जितने साल में वो कंपाउंड हुआ था, आगे आगे प्लस होता गया था, उतने उतने साल आपको वापस आना है। तो आपको यानी जो चीज इंक्लूड हुई थी आपको उसको एक्सक्लूड करना है, ताकि आप आज की वैल्यू निकाल सको, क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आज की निकालनी है। तो आपने क्या करना है, हर एक को, इसको आपको वन टाइम डिवाइड करना है, यानी इसको आपने क्या करना है 120 से डिवाइड कर देना है, 1 + 10% रेज टू पावर 1। फिर सेकेंड टाइम में स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, थर्ड टाइम में क्यूब से डिवाइड कर देना है, और इसको भी आपको क्यूब से डिवाइड करना है, क्योंकि ये आपको थर्ड ईयर के एंड में मिलेगा। अब एक तरीका है ये आप ऐसे डिवाइड कर लो, एक होता है 120 इंटू 1/1 + 10% कर लो, वो भी तो सेम तरीका ही है ना। तो आपको ना ये वाली चीज का तो टेबल मिल जाता है, कई बार क्वेश्चन में इन्होंने निकाल कर दिया होता है। तो आप क्या करो, आप ना अपना कैलकुलेटर पिक कीजिए। मैं ना ऊपर वो कैलकुलेटर की ट्रिक लिख रही हूँ, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कैलकुलेटर ट्रिक्स करवाई हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ ऊपर लिख रही हूँ कैलकुलेटर ट्रिक। क्या करना है, पहले आप अपना कैलकुलेटर पर जो टाइप करना है मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ, 1 + 10, फिर परसेंटेज पर क्लिक करें, क्योंकि हमारा बॉन्ड की डिस्काउंटिंग के लिए 10% यूज करना है। तो यानी हम आ गए 1.1 पर। फर्स्ट ईयर में 1.1 से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो ये तो इजी है, यानी आप क्या करो, ये वाला एरिया निकालो ना, 1/1.1। ये कैसे निकालना है, मैं ना, ये लीजिए, ये 1.1 आ गया सबका। अब एक बार ना अपने कैलकुलेटर पर दोबारा से ऑन का बटन दबा दीजिए, और अब टाइप कीजिए 1/1 तो फर्स्ट ईयर पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी 0.909। तो यहाँ पर आया 0.909। आप अब कुछ नहीं करना, एवरीबडी प्लीज ध्यान दीजिए, ये वाली चीज आ गई है। जब आप अपने कैलकुलेटर पर ये चीज टाइप करो तो वो 0.909 पर आ गया। अब दोबारा सिर्फ इक्वल टू पे क्लिक करना है। इसका मतलब पहले एक बार डिवाइड हो गया 1.1 तो 0.909, अब जब दो बार डिवाइड हो जाएगा तो वो पहुंच जाएगा 0.826 पर। ठीक है, तो ये आएगा पॉइंट ए, यहाँ पर आया 0.826। थर्ड ईयर में आप दोबारा से सिर्फ इक्वल टू पे दबाएंगे तो वहां पर आएगा 0.751। इस पर दोबारा क्लिक किया 0.751, और लास्ट ईयर में फिर वो पहुंच गया 0.751 पर। तो अब आपने क्या करना है, इनको, अब आपने ये तो देख लिया कि ये वाली आपने वैल्यू अलग निकाल ली, ये वाली वैल्यू आपने अलग निकाल ली। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इंटू 0.909। फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ रही है, देखिए मैं सोच रही हूँ मेरे पास 120 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन आज की उसकी वैल्यू है 109.08, क्योंकि आज पैसे लगाऊंगी तो एक साल बाद वो 120 बन जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ओके, ये तो मल्टीप्लाई करने हैं सारे के सारे फिगर्स को। ठीक है, अब आपको कई बार ये पूरा पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करके दिया भी होता है, ये सारे आपको इकट्ठे निकाल कर दिए होते हैं। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यहाँ पर आया 99.12, थर्ड में आया 120 इंटू 0.751, गिविंग यू अ वैल्यू ऑफ 90.12, और 1000 इंटू 0.751 आएगा आपका 751 रुपीज।
ठीक है ना। तो दैट गिव्स यू 751 प्लस 90.12 प्लस 99.12 प्लस 109.08। मेरे पास आया 1049.32, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्लोजेस्ट यही है, तो ये इसी की अप्रोक्सीमेशन है, तो मेरा आंसर ये आया। अच्छा, एक छोटा सा तरीका और सिखाना है मुझे। वो तरीका ये है कि जब आपको कंपनी ज्यादा दे रही है, आपने मांगे कम थे, करंट यील्ड जो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी 10 थी, लेकिन वो आपको उससे ज्यादा दे, तो हमेशा वैल्यू फेस वैल्यू से ऊपर रहती है। ये प्लीज याद रखिएगा कि अगर आपका जो YTM है, इट इज ग्रेटर देन कूपन रेट, जो कंपनी आपको दे रही है, आपको जो रिक्वायर्ड है, अगर कंपनी आपको ज्यादा अच्छा दे रही है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग ना, अगर कंपनी हमें ज्यादा अच्छा दे रही है, उस केस में हमारे बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। तो बॉन्ड वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। दैट इज अबाउट दिस पॉइंट, मतलब इट्स सिमिलर टू द फैक्ट कि आपने 10 रुपीज मांगे, लेकिन आपको कंपनी 12 रुपीज दे रही है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है उससे। द आंसर इज बी। इफ अ बॉन्ड ऑफ द फेस वैल्यू 1000 कैरिंग अ कूपन रेट इज 8%, मतलब अब ये देखिए, हमने मांगा था 8%, इज कोटेड इन द मार्केट एट 11 एट 8%। तो करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड क्या हुई, करंट यील्ड यानी अभी उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। करंट यील्ड को निकालने का तरीका क्या होता है, करंट यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, करंट यील्ड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर दीजिए। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, 1000 का 8% यानी 80 डिवाइडेड बाय आपका मार्केट प्राइस 800, आप इनटू 100 करेंगे, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 10%। ये आ गया, द आंसर इज सी। ठीक है, द आंसर इज सी। Then, which one of the following statements is or are correct about the zero coupon bonds? जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर ना कोई इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं। इनको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर और रिडीम किया जाता है पार पर। यानी आप हो सकता है लोगों को इशू कर रहे हो उसको 80 रुपीज पर, आप कह रहे हो आप लोग 80 रुपीज ही दो, मैं जब आपको पैसे वापस करूंगी, कंपनी जब पेमेंट करेगी, तो पेमेंट वापस वो करेगी एट रुपीज 100। तो यानी ये जो 20 रुपीज छुपे हुए हैं, ये आपका इंटरेस्ट है जो आपको रीपे किया जा रहा है। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, यस ये चीज सही है कि ये नहीं करते, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एट टू पार वैल्यू, ये भी पीछे में मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में। द बॉन्ड होल्डर्स रिसीव द फुल प्रिंसिपल ऑन द रिडेम्पशन वैल्यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, द आंसर इज एक्चुअली डी। A bond has a face value of 1000, coupon rate 8% and market price is 950। मार्केट का प्राइस अभी 950 चल रहा है। इट विल मेच्योर इन 5 years, ये कुछ टाइम बाद ये आपको जो है ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, 5 years बाद। सो इन दिस केस व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस, आपका जो इसका YTM है, YTM आपका इसमें क्या निकलेगा, क्या इसमें YTM हमारा क्या निकलना चाहिए। देखिए इस समय ना इसका मार्केट प्राइस गिरा हुआ है। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट वी कैन से इज कि फेस वैल्यू आपकी अगर 1000 थी और मार्केट प्राइस अभी आपका 950 है, तो आप इस समय मार्केट प्राइस से कम पर चल रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर कंपनी मार्केट प्राइस जो है इट इज लेसर देन इवन द फेस वैल्यू, ये कब होगा, जब लोग आपसे डिसअपॉइंट होंगे। आप जो कंपनी अभी दे रही है वो है 8%, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या YTM अगर 9% होगा, 10% होगा और कंपनी 8 पर दे रही है, फिर इस बॉन्ड से लोग हो गए डिसअपॉइंट और धीरे धीरे उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो गिरती जाती है ना, क्योंकि आप मांग ज्यादा रहे हो वो दे कम रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपका YTM विल बी ग्रेटर देन 8%, दिस इज कवर्ड अंडर बॉन्ड थ्योरम्स इवन, कि अगर आप ज्यादा मांग रहे हो और कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम दे रही है आपको, तो आपको उस टाइम बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है ना।
Now comes the next one. For zero coupon bonds, यहाँ पर क्या चीज़ है? This is again for zero coupon bonds. YTM represents the compound annual growth of the bond price. They are always issued at discount and redeemed at par. ये वाला पॉइंट तो अभी हम पीछे करके ही आए कि इनको इशू डिस्काउंट पर किया जाता है लेकिन रिडीम पार पर किया जाता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड देर इज नो पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो उसमें लिखा ही है. जब हम जीरो बोल रहे हैं यानी कोई इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं कर रहे. और कंपाउंड जो वाईटीएम होते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी होती है, वो एंड तक अगर आप उस कंपनी के उस बॉन्ड को होल्ड करके रखते हो तो उसके जो इंटरेस्ट का रिटर्न आता है ये उस पर बेस्ड होता है. तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली डी. ये चीज सही है. देन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर वाईटीएम क्या है? फॉर एन एनुअल कूपन बॉन्ड इज गिवन बाय. आपका वाईटीएम का फॉर्मूला क्या होता है यील्ड टू मेच्योरिटी के? अगर आपको यही निकालना हो कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो आप पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कूपन रेट यहाँ पर आएगा, प्लस ये इसमें ना आपके पास दो तीन जगह पर दिख रहा है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ पर इसका आता है प्लस, यहाँ पर आता है आपका फेस वैल्यू मार्केट माइनस योर मेच्योरिटी. जो भी आपको प्राइस, आपका करंट प्राइस चल रहा होता है ना, मार्केट वैल्यू, वो इससे माइनस किया जाता है और डिवाइड बाय किया जाता है लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, उसका जितना है. और नीचे यही फेस वैल्यू प्लस जो भी आज की करंट वैल्यू है डिवाइड बाय 2 की जाती है. इस तरीके से हमारा वाईटीएम का फॉर्मूला बनता है. इसको नोट भी कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आपको ये याद रहे. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. आई यानी इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ये आती है फेस वैल्यू यानी मेच्योरिटी वैल्यू, और आज का जो उसका वैल्यू चल रही है, और ये है नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए ये बॉन्ड इशू किया गया है. बस ये निकाला जाता है. दैट इज ऑप्शन इज ए. When a bond is purchased at par, which of the following is true? अगर हम बॉन्ड परचेज करते हैं पार पर, 1000 की चीज 1000 की ही मिल रही है, इसका मतलब जितना मैं मांग रही थी उतना ही वो इंटरेस्ट रेट हमको दे भी रही है. यानी इस केस में क्या होगा? ये तो आपके पार पर थोड़ी हुए, पार इज बेसिकली सब कुछ इक्वल चल रहा है, यानी वाईटीएम इज इक्वल टू कूपन रेट इज इक्वल टू करंट रेट. पार का बेसिक मतलब ही वही होता है ना, कि सब चीज बैलेंस्ड है. तो उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा ए. सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ इट इज़ तो आप प्लीज़ जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और हमारे कोर्सेज में से आपको जो भी लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग यू कैन परचेज इट. आपको क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट edutap.in पर जाना होगा एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कैप्सूल कोर्स, हमारे सुपर क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स. सुपर क्रैश कोर्स में सब कुछ लाइव है, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में सब कुछ आपके पास में रिकॉर्डेड है, और मास्टर कोर्स इज अ कोर्स जो आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें बिल्कुल एंड में आपको लाइव क्लासेस मिलती है और बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं. सो दिस इज ऑल यू कैन डू. हमारे सिंगल कोर्सेज भी हैं, यानी आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JIB80 टू गेट 75% ऑफ. अभी वो चल रहा है. सो वट एवर यू फील लाइक रिगार्डिंग द स्पेसिफिक सेशंस, प्लीज गो हेड एंड इस एरिया में जाकर आप परचेज कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड सेशंस को. सो गो हेड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन. इसका PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर.